हेलो, कैसे हैं आप लोग सब कोई। एक नया सीरीज चालू कर रहा हूं, आस्क मी एनीथिंग। इस सीरीज के अंदर में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं, ऑब्वियसली मार्केट ओरिएंटेड। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे ये सीरीज चालू करने में। तो ये ऐसे वर्क करेगा कि कई लोग हैं जो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, और वो अपने अपने क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं और मैं उसका जवाब उनको दे रहा हूं। और ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ताकि अगर आपके भी वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको भी आंसर मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करूं और आप मुझसे इस तरह का वीडियो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं vivek@stockage.com में, और सब्जेक्ट लिखेगा आस्क मी एनीथिंग। अगर आप ये करते हैं और अपने क्वेश्चंस का लिस्ट देते हैं और मुझे अगर आपके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे लगे तो मैं आपको इनवाइट करूंगा ये इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड करने में। आशा करता हूं ये पसंद आएगा आपको और आप मेरे साथ अच्छे तरीके से जुड़ेंगे। तो इस आस्क मी एनीथिंग के लिए आज मेरे पास है 3 लर्नर्स। हाँ, तीनों की प्रोफाइल्स बहुत डिफरेंट है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं प्रोफाइल पहले। पहली है शांतिना। शांतिना फंडामेंटल रिसर्च में बहुत ज़बरदस्त है। अब इनको लग रहा है कि सर थोड़ा ट्रेडिंग में मेरा भी मन कर रहा है, बताइए कैसे करें। तो शी हैज़ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। शांतिना मेरा लर्न टू ट्रेड सीरीज देख चुकी है, तो उनको पता है बेसिक टेक्निकल और ट्रेडिंग क्या होता है, तो उसी के अराउंड में इनके क्वेरीज हैं। तो आप एडवांस वर्जन ऑफ अन्नपूर्णा है। दूसरे हैं हर्षवर्धन। हेलो, हर्षवर्धन जो हैं ये मार्केट में काफ़ी साल से हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी किया हुआ इन्होंने, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इनके ना कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगा ये अच्छा रहेगा कि बेसिक क्वेश्चंस तो सुन ही लेंगे, साथ में थोड़े थोड़े एडवांस क्वेश्चंस का भी आंसर देंगे। वेलकम सर। और तीसरे हैं आकाश बाबू। कैसे हैं आकाश जी? एकदम बढ़िया सर, मस्त है। आकाश जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से। हाँ, तो इनके जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा पैसा बनाने वाले ज़्यादा रहेंगे। तो जो लोग ट्रेडिंग ऑलरेडी 1-2 साल से कर रहे हैं और उनके क्वेरीज हैं कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो आई थिंक आकाश बाबू के पास काफ़ी क्वेश्चंस है। तो ये तीनों हैं, 3 अलग अलग प्रोफाइल के, और तीनों के क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं ये जर्नी आस्क मी एनीथिंग और मजा आएगा। ठीक है, चलिए कौन चालू करेगा पहले? सर मैं शुरू करता हूँ। चलिए आप चालू करिए, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको पहले। लेकिन हाँ सर, लेडीज फर्स्ट ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब हम लोगों ने उसको हटा दिया है कि भैया क्या लेडीज फर्स्ट, हम सब बराबर हैं। तो इक्वालिटी का जमाना है। हाँ, इक्वालिटी का जमाना है। चलिए सर, होली ग्रेल क्वेश्चन, इज देयर अ होली ग्रेल स्ट्रेटजी टू गिव अस ओनली प्रॉफिट्स इन द स्टॉक मार्केट? ओनली प्रॉफिट मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट? हर ट्रेड में नहीं, मतलब और कोई स्ट्रेटजी अप्लाई ही नहीं करना पड़े, सिर्फ एक स्ट्रेटजी से आदमी सिर्फ ट्रेड करते रहे और पैसा कमाते रहे। होली ग्रेल का क्या मतलब होता है सर? मतलब द अल्टीमेट। हाँ। आप फेथ में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं ना? तो आप लोग तीनों का, इंक्लूडिंग मी, हम लोग का बिलीफ सिस्टम बहुत डिफरेंट होगा। हाँ, इतने करोड़ों भगवान हैं और फिर हम अगर दूसरे रिलीजन में जाएंगे तो और भी अरबों हो जाएंगे। तो हम सबका बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, तो सबके साथ कुछ ना कुछ वर्क करता है। आकाश के साथ कुछ वर्क करेगा, आपके साथ कुछ और वर्क करेगा। तो मैं उसको इस तरह से जवाब दूंगा। सिंपल आंसर यही है कि नहीं वर्क करता है, और आपको भी पता ही आंसर। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ वर्क करता है। हर इंसान का एक फेथ है, एक बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें उसके लिए वर्क करती है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। और अगर आप उसके अंदर में घुसते जाओगे तो वो चीज़ इम्प्रोवाइज होती जाती है। उसका फॉर्म, शेप, साइज सब चेंज हो जाता है। जैसे मैं कोई मॉडल पहले यूज़ करता था, हो सकता है कि मेरा बेस फिलॉसफी वही है अभी भी, लेकिन उसका करने का तरीका चेंज हो गया। करेक्ट। तो होली ग्रेल इज देयर इन स्टॉक मार्केट। जो बोलते हैं कोई होली ग्रेल नहीं होता है, कुछ नहीं, वर्क करता है। अब आपका बिलीफ सिस्टम और आपका एक ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ऑलराइट सर, वेल आंसर्ड। और कौन? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सपोज जब हम एक पर्टिकुलर कैपिटल लेके ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो एक महीने में कितना ओपन पोजीशंस होना चाहिए और कितना कैश लेके हमें
रिजर्व रखना चाहिए कि बेटर अपॉर्चुनिटी मिले? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 5 लाख का कैपिटल है तो कितना पोजीशन ओपन रहना चाहिए, चाहे 5 लाख हो या 10 लाख हो या 5 करोड़ हो? मोटा मोटी आंसर सबका वही है। ऑब्वियसली 50,000 होगा तो आप तो खरीद ही नहीं पाएंगे, तो आपको 1 2 3 4 5 ही में करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप करेंगे कैसे? और अगर आपको एमआरएफ खरीदने बोल दिया गया तो आप एक और नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट मी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि बकेट्स बनाते हैं कि 5 लाख से जीरो से लेके आपके 2 लाख का कैपिटल है तो प्रॉब्ली यू कैन कीप पोजिशंस इन 5। हाँ, 2 लाख से 15 लाख 20 लाख का अगर आपका पोजीशन साइज है, देन आई वुड सजेस्ट एनी टाइम पोजीशन शुड बी अराउंड 10 to 15, नॉट मोर देन 15। बिकॉज क्या होता है कि जब एक पोजीशन में इतना ही पैसा पड़ा है और वो राइट भी हो गए तो कितना बना लोगे उससे? सही बात है। तो कम से कम एक अमाउंट तो डालना पड़ेगा ना अपने, थोड़ी यहाँ पे कि वी आर नॉट हेयर फॉर एनी एकेडमिक पर्पस कि भाई आ गए और मार्केट में सीख रहे हैं तो चलो थोड़ा पैसा डाल के सीखते हैं। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू मूव बियॉन्ड लर्निंग फेज, तो उसमें एक एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना कैपिटल आपका एक स्ट्रैटेजी में या एक स्टॉक में है वो भी मैटर करता है। तो आई वुड से 10, लेट्स कीप इट 10। और जब आपके पास 20-25 लाख से ऊपर का एक्सपोजर हो जाए तब प्रॉब्ली 15 के आसपास मान लो, डोंट गो बियॉन्ड 20। ओके सर। अगर आपके पास 5 करोड़ भी है ना तो भी 20 स्टॉक से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये एक एम्पेरिकल स्टडी है, गौतम वैद का मैंने फेस टू फेस किया था, इलन मार्केट्स के चैनल में है, वो आप देखिएगा। तो उन्होंने एक स्लाइड में शेयर किया था कि इट इज़ एम्पेरिकली स्टडीड विथ यूएस डेटा दैट 20 से 25 स्टॉक ही आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उसके बियॉन्ड द मार्जिनल एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन वो खत्म हो जाता है, ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। नहीं मतलब आप करेंगे भी और ऐड तो आपको वो फायदा ही नहीं होगा उससे। वो कर्व ऐसा बन जाता है कि अब उसके बाद कुछ भी करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन का आपको कोई फायदा नहीं है। तो 20 to 25 इज द ऑप्टिमल एम्पेरिकली प्रूव्ड। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा कम, बिकॉज ट्रेडिंग में यू कांट हैंडल सो मेनी पोजीशंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर मार्केट उल्टा हो गया तो कहाँ भागोगे। और कितना परसेंटेज कैश में रखना चाहिए? Any point of time, I think 25 to 30% cash तो होना चाहिए, because you never know what kind of opportunity can come, and you don't want to square up your existing trade और उसमें से पैसा निकाल के इधर डालना। ओके सर। Especially when there is quick opportunity, आप करेंगे भी कैसे? आप अगर आज बेचे तो आज ही दूसरा ले नहीं सकते ना, ले नहीं सकते, तो आपको 20 से 25% तो कैश रखना ही पड़ेगा। ठीक है सर, फॉलोइंग दिस कॉन्वर्जेशन जो आपका भी आपने आंसर किया, तो सपोज आई ऑलरेडी हैव 20 ओपन पोजीशंस एंड आई हैव 30% इन कैश, एंड कोई ऐसा कांट बी मिस्ड अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो what will be your go-to stance? Will you sell that 20th position and then enter as a separate 20th position, or will you keep the 20th and enter on 21st position? In a situation where cash is not there. Cash is there, मतलब आपका 30% कैश में है, हाँ, तो will you like want to stick to your decision of 20? अगर कैश है तो मैं पोजीशन ऐड कर लूंगा 21st, but my intention will be to figure out, और वो मैं तुरंत नहीं करूंगा, मे बी 1-2 दिन के अंदर में आई फिगर आउट अ पोजीशन आउट ऑफ दोस फर्स्ट 20, उसमें से निकलना किस में से, करेक्ट, ताकि वो 21 को वापस से 20 में लेके आ जाए या 15 में लेके आ जाए। गॉट इट। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आई है अभी वो तो अभी आई है, राइट, आपके लिए वेट तो नहीं करेगी। तो एक बार जो कैश है उससे यूज कर लो, बट वापस से कैश का घड़ा भर लो। सर कमिंग टू माय क्वेश्चन, सर मेरा क्वेश्चन है कि फंडामेंटली मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया है, आई नो विच स्टॉक इज डूइंग फंडामेंटली राइट। नाउ कमिंग टू ट्रेडिंग, what strategies should I look into to capture the momentum stocks? अच्छा, it's a very good question. Yeah, which are fundamentally backed. समझ गया मैं। और एक्चुअली में ये ना बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है कि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक के अंदर में मोमेंटम ट्रेडिंग करना। अगर ये फ्रेमवर्क आपका बैठ जाता है ना तो आप पैसे छापेंगे। तो यू आर ब्लेस्ड दैट आपको फंडामेंटल्स का अंडरस्टैंडिंग है। जनरली क्या होता है ना, जब मोमेंटम की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जो रेस है, मैंने कई वीडियोस में बात बोली है कि अल्टीमेटली गाड़ियों की रेस चल रही है, घोड़ों की रेस चल रही है। तो जिस गाड़ी का मोमेंटम हाई होगा वही तो जीतेगी। हो सकता है कि एक गाड़ी फरारी है और एक गाड़ी मर्सिडीज है, तो फंडामेंटली दोनों गाड़ी ही हो सकता है अच्छी है,
हो सकता है ना, क्योंकि इंजन दोनों का ही सुपीरियर हो सकता है। और मैंने टॉकिंग अबाउट मर्सिडीज, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रेसिंग कार मर्सिडीज, ओके। तो फंडामेंटली आप दोनों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कार रेस के अंदर में मल्टीपल ब्रांड्स के कार रेस होते हैं। बट एट दैट डे, एट दैट मोमेंट और ड्यूरिंग दैट पीरियड, डिपेंडिंग अपॉन दी किस तरह का रेस ट्रैक है, किस तरह का वेदर है, बहुत कुछ मैटर करता है, विंड स्पीड कैसा है, उस समय अगर वो क्लैरिटी आ रहा है कि ये स्टॉक में अभी मोमेंटम है, ये गाड़ी मोमेंटम है, तो मुझे घुस जाना चाहिए। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि क्या ये बाकियों के मुकाबले भाग रहा है, बस इसका मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ से अच्छा कोई और मोमेंटम इंडिकेटर नहीं है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि दो गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस है, अगर ये गाड़ी और इस गाड़ी के बीच के डिस्टेंस इतना है और ये डिस्टेंस इतना बरकरार है, तब तो जीत ही जाएगा। अगर डिस्टेंस कम होता जाएगा तो चांसेस है कि ये पीछे हो जाए और ये आगे चला जाए। तो ये हो गया रिलेटिविटी। तो अगर कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटिवली पॉजिटिव है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, जो मेरा आरएस मॉडल है, जो मैंने लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 31 में सबको बता रखा है, तो डेफिनेटली दिस कार हैज अ हाई चांस ऑफ सक्सीडिंग। एंड सेकेंड इज कि इस गाड़ी का मोमेंटम ठीक है क्या, तो वो गाड़ी का स्पीडोमीटर बताएगा कि हाँ मोमेंटम तो है, स्पीडोमीटर तो बता रहा है स्पीड है इसका। तो ये दोनों को, जो कि आरएस और आरएसआई जो मेरा मॉडल में मैंने बता रखा है, तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए कि फंडामेंटली वेल स्टडीड स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बनाना चाहिए, और उसके अंदर में वो मेरा आरएस वाला मॉडल है, उसके हिसाब से आपको देखते रहना चाहिए। और जब जिस स्टॉक के अंदर में मोमेंटम दिख रहा हो गया, और मोमेंटम हमेशा थोड़ा बाद में दिखता है, पहले जब एक्सेलेरेटर मारा तब तो ना पता लगता है, वो तो चलने के बाद दिखता है मोमेंटम आ गया है, तो थोड़ा डिले होगा लेकिन बड़ा राइड उसमें पकड़ सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, 5 रुपए तक गया, उस समय भी लोग नहीं बाई करना चाहिए, मैंने भी बोला था नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि जो 5 रुपए का वो जीरो हो सकता है, लेकिन 12 रुपए मैंने आगे बोला था आप बाई करो, हाँ हो गया ना 16। तो या तो आप पहली बात तो आप 5 में बाई नहीं कर पाते, आप बाई करते 8 में, फिर एवरेज करते 7 में, फिर एवरेज करते 6 में, फिर 5 में आप बेच देते, क्योंकि उतना हिम्मत नहीं होता है, 5 में आप बेच देते। तो एवरेजिंग का प्रॉब्लम, लॉस में एवरेजिंग का ही प्रॉब्लम होता है कि आदमी को नीचे जाके बेचना ही पड़ता है, लॉस बुक करना पड़ता है। कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 5 रुपए में वोडाफोन बेच दिया। तो बोलना बहुत आसान है, सर 5 में घुस जाते, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, वैल्यू इन्वेस्टर है, तो मुझे तो पता है इसको 5 में लेना चाहिए, घुस के दिखाओ। ऐसे बहुत स्टॉक है जो 5 रुपए हुए और उसके बाद आज भी जीरो में बैठे हैं, नहीं होता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो मोमेंटम जब आए तब, मोमेंटम कैसे, स्ट्रेंथ आएगा तब। तो अगर वोडाफोन का चार्ट देखोगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि 12 रुपए में इसमें आरएस पॉजिटिव हो गया था, मोमेंटम आ गया था, तब आप बड़ा पैसा डालो, छोटा स्टॉप लॉस में, आज का दाम 16 रुपए दाम हो गया, पैसे बन गए। So I have one more following हाँ। question. आप जो ये एवरेजिंग के बारे में बता रहे थे, so what is the perfect strategy for this averaging process? डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर है, जैसे यू आर अ फंडामेंटल, Yeah, I'll be looking for long term investment. आपका अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तब तो आप लॉस में भी एवरेजिंग करेंगे, हाँ, और बिकॉज अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जा रहा है, आपको खुशी हो रही है कि और सस्ता मिल रहा है मेरे को। बट अगर आप ट्रेडर है तो हम कभी भी नहीं करेंगे एवरेजिंग, हम करेंगे प्रॉफिट में, ठीक है, कि हर ऊपर का भाव पे ब्रेकआउट पे और लो और लो और लो। अच्छा, बिकॉज अगर आपने सही राइट तो टाइड में बैठ गए आप अगर, तो फिर आपको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे CDSL है, 270-280 में पहले उसने साइन दिया, तो छोटा क्वांटिटी से घुसो साइन पे, फिर 400 के आसपास फिर एक नया ब्रेकआउट देके नेक्स्ट साइन दिया और क्वांटिटी डालो, फिर 700 और डालो, फिर 900 और डालो। ये करते करते पता लग गया कि तुम्हारा पोर्टफोलियो का 20% CDSL है। क्यों? क्योंकि तुमने हर ब्रेकआउट पे उसमें पार्टिसिपेट किया है और तुमने इसीलिए बड़ा पैसा बनाया है। जो ट्रेडर जनरली, हम लोग का एक रिटेल में क्या प्रॉब्लम है ना, कि जैसे बोला 20 स्टॉक है, तो अगर 10 लाख है तो 20 स्टॉक में 50-50 हज़ार करके डाल दो। तो ये प्रॉब्लम है ना, 50 हज़ार करके डालना से फायदा नहीं होगा ना। फिर तो CDSL में आपने 50 हज़ार डाला था और आपको 1 लाख मिल गया, 50 हज़ार ही बनाए आप। लेकिन अगर आप 25% 30% कैश होता तो हर ब्रेकआउट पे आप और लेते और लेते और लेते, तो आप देखिए कि CDSL में आपका एक्सपोजर आउट ऑफ 10 लाख 3 लाख तो CDSL में एक्सपोजर हो गया है,
और वो 3 लाख बन गया है 15 लाख, तब आप 10 लाख को 15 लाख में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है? Yes, sir. Thank you so much. सर दिस पॉइंट ओनली, जब आप आरएस का बात कर रहे थे, सो लाइक आई हैव यूज्ड आरएस इन ट्रेडिंग, आई हैव यूज्ड स्टॉकेज ऐप आल्सो। जैसे स्टॉकेज ऐप में स्कैन्स है, आरएस के स्कैन्स है, बट दे आर अ 55 डे पीरियड स्कैन्स। बट व्हाई 55 डे पीरियड? बिकॉज एसएमए ईएमए जनरली 20 50 100 ऐसे होल नंबर्स होते हैं। तो कोई पर्टिकुलर लॉजिक है बिहाइंड 55 के? इट कैन बी एनी रैंडम नंबर। मतलब चाइनीज की पसंद, जिसको जो सूट कर जाए। मेरे को 55 सूट कर गया है, किसी को 54 करेगा, किसी को 53 करेगा। सी RS इज, आई टेल यू दिस, RS 55 ये मेरे पिछले 2 साल 2.5 साल की उपज है। उसके पहले मैं RS यूज करता था, विच वाज निफ्टी डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस, सिंपल डिविजिबिलिटी। वो भी एक RS ही है कि वीजा विज निफ्टी मेरा स्टॉक कैसा, और उसमें मैं डाइवर्जेंस ढूंढता था कि अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक हो रहा है लेकिन स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है बाबा, है ना? तो ये RS मेरे को मिला जब मैं ट्रेडिंग व्यू में डीपली गया, तो वहां पर एक जेंटलमैन है, उन्होंने एक मॉडल बना रखा था RS का, तो मैंने देखा, स्टडी किया, अच्छा लगा, मैंने अडॉप्ट किया, और फिर मैंने उस पर स्टडी किया कि क्या पीरियड सही है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि उन्होंने एक तरीके का कर दिया। अब ये अपने को तो देखना पड़ेगा कि अपने को, तो ये आप है ना समझो, इट्स अ 3 डायमेंशन मैट्रिक्स। तो उसको आप उस तरह से देखो कि पहले तो मैं हूं, मेरे को क्या जमता है, मेरे को वो बताना है। फिर उसके बाद इस मार्केट को क्या जमता है, वो बताना है। फिर तीसरा है कि वो कौन सा स्टॉक है जिस पे हम ये स्टडी कर रहा है। आज मैं स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर में RS 55 शायद नहीं करूंगा, शायद मेरे को उसके अंदर में थोड़ा और ड्यूरेशन बढ़ाना होगा, बिकॉज वो ऐसे ऐसे से करेगा तो आपका डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगा। लार्ज कैप के अंदर में हो सकता है मैं 55 ना करूं, मैं 21 करूं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो मेरा ये चेंज होगा। मैंने 55 क्यों किया? मेरा एक मानना है कि कोई भी स्टॉक अगर 1 हफ्ता और 3 महीने, अगर 1 वीक और 3 महीने का पीरियड में मार्केट को बीट कर रहा है, मतलब 1 वीक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, ये भी स्टॉकेज में है स्कैन बाय द वे, 1 वीक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और 3 महीने का भी आउट परफॉर्मेंस है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, तो वो 3 महीने वाला मेरा लॉजिक वहां पर था। तो मैंने सोचा कि ये 3 महीने को मैं कैसे रिफ्लेक्ट करूं। तो 3 महीना मतलब हर महीना मोटा मोटी 22 ट्रेडिंग डे होता है, इंटू 3 66 है। अब वो 66 भी ट्राई किया, मजा नहीं आया। फिर मैं क्या फिबोनाची नंबर का फैन हूँ बहुत, तो 55 एक फिबोनाची नंबर मिल गया तो डाल दिया उसको, ठीक यही ठीक है। बाकी देखो 55 56 कर लो, 57 कर लो, हो सकता है कभी कोई स्टॉक आ जाएगा, हो सकता है कभी कोई स्टॉक आएगा। फाइनली वो 10 में से 7 ही स्टॉक में ट्रेड करके पैसा बनाना है। बट मोटा मोटी कवर करते हैं 55, मोटा मोटी कर लेता है वो। आज तो कर रहा है, साल भर बाद क्या होगा मेरे को नहीं पता। आज तो 55 वर्क करता है, लेकिन ये 55 यूएस मार्केट में नहीं वर्क करता है। इंडियन मार्केट के लिए आपने मतलब पर्टिकुलरली इसको यूज करा है? क्योंकि मैंने कर करके देख लिया। राइट। वो मैंने चार्ट में जब आप करते हो, देखते हो, फ्रंट टेस्ट करते हो, बैक टेस्ट करते हो, तो मोटा मोटी आपको फील, मतलब पार्ट ऑफ साइंस प्लस एक्सपीरियंस वी कुड से दैट यू कम अप विद दिस नंबर। हाँ, कोई मेरे को साइंटिस्ट चैलेंज कर सकता है। हाँ, मैं समझ कि यार ये क्या 55 का कोई लॉजिक ही नहीं तुम्हारा, Right. तुम 3 महीना बोल रहे हो, 55 थोड़ा होता है 3 महीना। तो मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ कि देखिए जो वर्क कर रहा है कर रहा है, जब नहीं करेगा तो फिर कुछ और वर्क करेगा, तब वो कर लेंगे। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो रिसेंटली बॉम्बे से मुझे एक फोन आया था, हाँ, मेरे जान पहचान का, इंदौर से। बॉम्बे से। तो उन्होंने मुझे एक स्टॉक बताया, तो मैंने अपना सारा पैसा उसी में लगा दिया एक ही स्टॉक में सारा डाल दिया, और अच्छा रिटर्न भी बना, 50-60% रिटर्न तो बना। बनता ही है। अच्छा, बॉम्बे से सारा खबर में रिटर्न अच्छा बन गया। तो फिर मैंने जब प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, उसके बाद वो स्टॉक काफ़ी चल गया, मतलब वहाँ से और 60-70% बढ़ गया। तो फिर मुझे बहुत अजीब लगने लगा कि मैंने वो ट्रेड अगर मैं होल्ड ऑन करता तो काफ़ी और पैसे बन जाते। तो फिर आपने उस स्टॉक को लास्ट में ले लिया होगा ऊपर जाके? नहीं, मैंने फिर लिया नहीं, बच गया। नहीं, टिपिकली यही होता है कि एक बार बेचने के बाद देन यू डू अ रिवेंज ट्रेड। यस। कि अब नहीं छोड़ूंगा, मैं लेके रहूंगा। तो ऐसे सिचुएशंस पे क्या करना चाहिए बेसिकली? अगर कोई स्ट्रॉन्ग में, कोई भी स्टॉक में अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, और आदमी गलती से बेच दे, तो वापस एंटर करना चाहिए उसी ट्रेड में या छोड़ देना चाहिए? तो पहली बात तो बॉम्बे से कॉल आया, तो कॉल तो रिसीव करना ही चाहिए सबका।
इट्स ऑलवेज गुड टू रिसीव कॉल, स्टॉक आइडिया सुनेंगे, सबका करेंगे अपना, बिकॉज यू कांट से नो टू पीपल बिकॉज यू नेवर नो विच पर्सन विल गिव यू व्हाट, है ना, $1 million $1 billion आइडिया, तो सुनना सबका चाहिए, बट एक ही स्टॉक के अंदर में पूरा पैसा डाल देना वो बेवकूफ़ी है, दैट वन शुड नॉट डू. एंड प्रॉफिट बुक इज अ वेरी गुड थिंग टू डू, नो, प्रॉफिट इज सो गुड, पैसा बैंक में आता है. बट वो और पैसा आ सकता था अगर मैं, तो वो पैसा का क्या किया, बैंक में पड़ा है, जी सर. तो कोई और कॉल नहीं आया है. नहीं अभी तक तो नहीं है. तो वो पैसा आपका बैंक में पड़ा है, तो ये बेवकूफ़ी है. अभी ये स्टॉक में बेच के अगर आप दूसरा स्टॉक में डाल देते, चाहे वो रिटर्न उतना नहीं देता, बट एटलीस्ट यू नो दैट योर मनी इज बिजी डूइंग समथिंग. आपने तो बैंक में पैसा डाल दिया, तो वो तो आपने बेवकूफ़ी कर दी. डोंट डू दैट. नेक्स्ट टाइम कॉल आए और उसको फिर बोलिए कि तुम और कॉल दे दे. देयर इज नो प्रॉब्लम इन रिसीविंग कॉल्स, स्पेशली इफ यू हैव कॉल फ्रॉम बॉम्बे, कॉल फ्रॉम इंदौर, अहमदाबाद, वहां के प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हर एक सिटी के अंदर में पता है ना कि कौन कौन बैठा है, क्या कर रहा है. तो बॉम्बे में टिपिकली उतने, मतलब बॉम्बे का नेटवर्क बेटर है ऑब्वियसली देन एनी अदर सिटी, बस वहीं पर ही सब कुछ है. तो वहाँ से कॉल आए तो रिसीव करके आप काम कर सकते हैं. एंड कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. व्हाई डू यू नीड टू स्क्वायर अप? या मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ, 20% में काट देना. 100 लिया, सपोज 100 शेयर लिया, तो 20 शेयर बुक कर दो. अच्छा, 20% ऊपर 20 शेयर बुक कर दो. ऐसे करते करते एटलीस्ट लास्ट तक आपके पास में थोड़ा शेयर पड़ा रहेगा ना, तो वो अंदर की गिल्ट खत्म हो जाएगी. अल्टीमेटली इट्स अ गिल्ट, इट्स एन इमोशनल इशू, इट्स नॉट अ टेक्टिकल इशू. FOMO is an emotional issue which disturbs you, doesn't give you good sleep. तो मेरे पास इतना भी शेयर रहेगा ना, तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आ ही रहे हैं घर पे, तो खुशी मुझे मिल ही रही है, और लास्ट में शेयर इतना सा पड़ा हुआ है, तो वो भी मेरे लिए अच्छा है. इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर समवन हु इज यंग, लाइक अभी तो मैं 1-2 साल से मार्केट में आया, तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, बट इवेंचुअली आई विल नॉट डू दिस. इवेंचुअली आई वांट टू होल्ड ऑन फुल क्वांटिटी विद अ प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. सर बट गिवन दिस बॉम्बे कॉल एंड टिप्स, हाँ, जो स्टिग्मा है इन सोसाइटी अराउंड टिप्स, बिकॉज एवरीवनस कॉन्स्टेंटली आल्सो टेलिंग यू, द मार्केट वेटरन्स, कि टिप्स से दूर रहो, दे टेंड टू स्पॉइल योर लाइन ऑफ थॉट, एंड कि आपका जो लय है मार्केट में वो खराब हो जाएगा. सो लाइक इज इट ओके टू वर्क ऑन टिप्स समटाइम्स, कि मतलब एकदम अवॉइड ही करना चाहिए एट एनी कॉस्ट? डिपेंड करता है कौन दे रहा है टिप आपको. अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे रैंडम कॉल आएगा तो ऑब्वियसली आप पागल हो गया जो आप करोगे. रैंडम कॉल आया था क्या आपका? नहीं. यू नो समवन, नो, ओके. इफ यू नो समवन और वो कुछ बोल रहा है, तो यार उसका तो सुनोगे ना. फिर तो आप कान सब बंद कर दो. शेयर बाजार में बड़ा पैसा बनता है नेटवर्किंग से. राइट. लोग क्या कर रहे हैं अभी, डिस्काउंट ब्रोकर के अकाउंट खोल लिए, लैपटॉप चालू कर दिए, ऑन कर दिए, और काम कर रहे हैं अकेले बैठ के. इससे थोड़ा पैसा बनेगा. पैसा तो बड़ा बनता है जब आप हैंड्स ऑन नेटवर्किंग करते हैं, और आजकल तो वर्चुअल नेटवर्किंग इतना बड़ा है, और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है. हमारा स्टॉक सोशल इतना अच्छा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म. वो तो सर ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स कम्युनिटी बोल दीजिए. हाँ, इट्स अ कम्युनिटी, तो वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा. तो जान पहचान का कॉल्स डेफिनेटली करना चाहिए, और अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रहा है तो वाई डोंट आई विल पार्टिसिपेट. या इस तेजी का बाजार में अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे स्ट्रेंथ खबर वाले स्टॉक्स में विच आर शोइंग स्ट्रेंथ, देन व्हेन विल यू पार्टिसिपेट? सर एक क्वेश्चन था कि सपोज मेरे पास 3-4 स्ट्रेटेजी है, हाँ, और वो 3-4 स्ट्रेटेजी हर बारी मोटा मोटी अच्छा रुपया बना के देता है, अच्छा. बट कभी कभार क्या होता है कि कोई स्टॉक पे एक स्ट्रेटेजी बोल रहा है बाई करने, और एक स्ट्रेटेजी बोल रहा है सेल करने, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. तो वैसे सिचुएशंस में फिर आदमी कैसे फेस करे, क्या करना चाहिए? सो अगर आप 2-3 स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तो जिस स्ट्रैटेजी में बाई करने बोल रहा है उसमें बाई कर लीजिए, जिस स्ट्रैटेजी में सेल करने बोल रहा है आप सेल कर लीजिए. कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी तो राइट होगा ही. हाँ डेफिनेटली. हाँ, और जो रॉन्ग होगा उसमें इतना सा पैसा लगेगा, और जो राइट होगा उसमें इतना पैसा मिलेगा, तो सही हो गया ना. अल्टीमेटली इट्स अ सॉरी टू इंटरप्ट यू, अल्टीमेटली इट्स अ रिस्क रिवॉर्ड which makes you money, not the strategy. तो you have to respect both the strategies. ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तरफ बात नलिफाइड हो गई. क्यों नलिफाई क्यों कर रहे हो? लगने को 1 रुपया, आने को 2 रुपया, तो कर लो ना दोनों में. हाँ, अगर स्ट्रैटेजी में वो एम्बेडेड नहीं है रिस्क रिवॉर्ड वाला, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी.
So I will be starting trading. So with how much proportion of my capital I should start with trading? Start with 20% capital. Of the total? Yeah. Okay. क्योंकि वही है कि इतना सा होगा पैसा तो आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ दिखेगा नहीं, तो आप एक्साइटमेंट नहीं होगा आपका, तो 20% तो मिनिमम आपको, तो आपके पास सपोज 5 लाख रुपए सेविंग है तो 1 लाख रुपए से तो चालू करना ही चाहिए। और ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो ना तो यू हैव टू बी 100% श्योर कि आप क्या कर रहे हो उसके अंदर। Yeah, so that is what my second question is. Following question is, prep work क्या होना चाहिए? Because fundamental में मुझे पता है मेरा prep work क्या होना है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या prep work होना चाहिए? यहाँ प्रेप वर्क ये होना चाहिए कि आपके जो फंडामेंटल स्टॉक्स है ना उसका आप वॉच लिस्ट बनाइए। कितने स्टॉक्स होंगे? 5 to 8. बस तो fundamentally chosen. सही Say है। suppose 10. 10 है हाँ. तो 10 का वॉच लिस्ट बनाइए। अब उनको खाली देखिए, देखिए उनसे दोस्ती करिए। Okay. कैसे करते हैं, किसी से फ्रेंडशिप कैसे करते हैं? Yeah. मिलते हैं, हाँ. बात करते हैं, Yeah. जितना बात करेंगे उतना दोस्ती गहरी होती Yeah. है। ऑफ साइड जाते हैं, है ना? Yeah. वही करना है। तो 10 स्टॉक है उनसे दोस्ती करिए, ट्रेडिंग मत करिए। कभी भी किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो आप अपना रिक्वायरमेंट बोल तो नहीं देते हैं कि तेरे से मेरे को ये चाहिए, नहीं वो तो रिलेशनशिप खराब हो गया। तो एक्सपेक्टेशन मत करिए उससे कुछ भी। कम से कम 1-2 महीना 3 महीने तक खाली भाव देखिए। हर्ष क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए उनके चेहरे पे स्माइल आ गई कि एक्चुअली भी भाव की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फंडामेंटल कर रहे हैं तो आप बिजनेस इवैल्यूएट कर रहे हैं, आप स्टॉक प्राइस को देख ही नहीं रहे। नहीं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक प्राइस को आप देखिए। एंड so should I start with paper trading first and then I should get into it? पहला 2 महीना आप कुछ भी मत कीजिए ना, पेपर ट्रेडिंग करिए, कुछ भी मत करिए, खाली प्राइस को देखिए। सर ये प्राइस देखने के चक्कर में तो ऐसे कई स्टॉक्स है जो हाथ से निकल जाएंगे। मतलब मुझे याद है कि मार्च के टाइम में एक स्टॉक था तो वो फिर बढ़ता ही चला गया और फिर वो कभी एंटर ही नहीं कर पाए। तो वो नीचे नहीं आएगा क्या? नहीं, वो उस लेवल्स पे फिर कभी आया ही नहीं कि बाई कर पाए। जाने दीजिए, चलिए एक महीना देख लीजिए, 2-3 महीने का पेशेंस नहीं, 1 महीना, अच्छा चलिए 2 हफ्ता देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ पहले प्राइस को तो देखिए, उससे बात तो करिए, वार्तालाप तो चालू करिए। सर नेचर समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि हर स्टॉक का नेचर ही अलग है। हाँ। हर दोस्त का नेचर अलग है। आप बिना बात की उसके साथ में पार्टी करने थोड़े चले जाएंगे, आपको तो पहले बात करना होगा, तब समझ में आएगा कि ये किस पार्टी में जाने लायक है। एंड कितने सारे आपके जो फेस टू फेस वीडियोस है सब में गेस्ट प्लस यू दे ऑलवेज मेंशन दैट प्राइस एक्शन इज द सुपीरियर मोस्ट इंडिकेटर फॉर एवरीथिंग इन टेक्निकल्स। सो प्राइस एक्शन हैज टू बी नोन। करेक्ट। उसका नेचर नहीं समझेंगे तो फिर वो स्टॉक में ट्रेड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे एक बात बताइए, प्राइस तो भगवान ही है। तो जब आप वो एक तो वीडियो में मैंने बोला था ना, जो किसी ने गेस्ट नहीं बोला था मेरे को, तो कि आप मंदिर जाते हैं तो आप भगवान से मिलने जाते हैं और ये जो प्रीस्ट लोग हैं, पुजारी लोग, वो लोग आपको हेल्प करते हैं। तो पुजारी हो गए सारे टेक्निकल इंडिकेटर और प्राइस हो गया भगवान। तो आप भगवान के पास जाएंगे तो हर भगवान का एक अपना जो हम कहते हैं ना पाठ है ना। अब हनुमान जी है तो हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा ना, राम है तो राम चालीसा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि बस। तो उसके लिए आपको पहले भगवान को जानना भी पड़ेगा, उनका वो चालीसा पढ़ना समझना भी पड़ेगा, उसके बाद आप चालू करेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम। बाकी स्टॉक ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। सर और एक सवाल था कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे स्टॉक्स एंटर करते हैं तो वो उस 2-3 दिन में वो काफ़ी मूवमेंट हो जाता है। हाँ। तो अगर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने उसी टाइम में मैंने एंटर किया, हाँ। और फिर वो 4-5 महीने तक कोई मूवमेंट ही नहीं है। हाँ। वो मतलब एकदम कंसोलिडेट ही कर रहा है। सबसे जबरदस्त स्टॉक वही है। और उसके बाद फिर कभी कभी होता है कि बढ़ता था तो इतना ही बढ़ जाता था तो कि मजा ही आ गया कि काफी पैसे बन गए। सबसे अच्छा स्टॉक कौन है? सबसे प्यारा स्टॉक जो ऐसे मूव करता है, इस एंगल में ऊपर गया, रुका थोड़ा वहां पे, साइडवेज, थोड़ा देर आराम किया। अगर आप इफ यू ऑब्जर्व लॉन्ग मतलब लंबी रेस वगैरह आप देखोगे ना, तो जो अच्छा दौड़ लगाने वाला है वो हमेशा अपना एनर्जी को बहुत टैक्टफुली यूज करता है। वो कभी भी ये नहीं करेगा कि यहां से यहां तक भागा तो जूम भाग गया, ना ना, आराम से जाता है,
फिर स्पीड बढ़ाता है, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, रिलैक्स करता है, बिल्ड करता है एनर्जी को, एनर्जी से एनर्जी बिल्ड करता है और फिर वापस रैली करता है। तो वो फेज में स्टॉक है, उसी में काम करना चाहिए। और ये जो स्टॉक कोई भी अगर 75 डिग्री से 90 डिग्री वाला मूवमेंट दे देना, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई ऑपरेटर है, कोई गेम कर रहा है। There are two type of operators, good operators and bad operators. Good operators, they want hype to be created in a stock. Sorry, bad operators. And good operators are, they want to accumulate slowly. तो उनका हमेशा स्टॉक देखोगे तो एक इसी एंगल में मूव करता है, ये ठन ठन ठन। तो बेसिकली और बैड ऑपरेटर का देखने बोल रहे हैं, डिलीवरी देखो, प्राइस एक्शन, उससे काफी पता लगता है। आप किसी भी स्टॉक का चार्ट डेली बेसिस पे, आप अगर 100 चार्ट अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे आप 100 चार्ट को ही देखोगे ना, तो यू विल गेट दैट कंफर्ट विद द स्टॉक प्राइस। सो एडिंग टू दिस पॉइंट ओनली, लाइक यू मेंशन्ड गुड ऑपरेटर एंड बैड ऑपरेटर, तो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रहा है, लाइक व्हाट वुड बी द फर्स्ट गो टू कैरेक्टरिस्टिक्स यू प्रोबब्ली आइडेंटिफाई कि या तो मैं इससे दूर रहूं या मैं फिर भी पार्टिसिपेट करूं नोइंग दैट इट इज बीइंग मैनिपुलेटेड? हम मतलब देखिए, बात समझिए, अगर स्टॉक में मैनिपुलेशन होगा तभी तो वो चलेगा ऊपर। व्हाट इज मैनिपुलेशन? दैट द प्राइस विल गो अप, राइट, एंड देन अ पॉइंट विल कम वेन इट विल क्रैश विदाउट एनी रीजन, राइट, एंड देन पीपल विल से दैट ये क्यों गिर गया? दैट इज मैनिपुलेशन, राइट? टू मेक मनी you have to participate, because ultimately वही सारी तो स्टॉक चलते हैं। तो you can't say that मैं स्टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा बिकॉज हो सकता है इसमें मैनिपुलेशन हो रहा है। और छोटे और मिड साइज स्टॉक्स के अंदर में मैनिपुलेशन होने की चांसेस ज़्यादा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू आइडेंटिफाई वेदर दैट स्टॉक कैन बी मैनिपुलेटेड और नॉट इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट। अगर स्टॉक में फ्री फ्लोट ही नहीं है, फ्री फ्लोट मतलब अगर आप स्टॉकेज में देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग, राइट, से आप ओवरऑल होल्डिंग को माइनस कर दो, अगर स्टॉक में शेयर ही कम है, राइट, तो वो तो मैनिपुलेशन हो ही सकता है। करेक्ट। जैसे IRCTC, फंडामेंटली कोई स्टोरी है लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने मैनिपुलेट भी किया था, ढक 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 ढक, क्यों? क्योंकि शेयर ही नहीं है बाजार में। करेक्ट। तो वो सब स्टॉक्स जिनमें शेयर कम हो बाजार में, उनसे दूर रहो अगर तुमको डर लगता है तो। राइट। वो माउंटेन ड्यू का ऐड देखा आपने? हाँ, क्या है उसमें ऐड? सर, डर के आगे जीत है। तो तूफानी है ना। हाँ, अगर किसी को तो तूफान में पार्टिसिपेट करना है और डर लेना है, डर करना है तो करो, उसमें क्या है, थोड़ा कैपिटल से करो, पर रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलने का चांस है ना उसके अंदर में। नहीं तो फिर आप HDFC बैंक में पैसा डाल के बैठे रहो। बड़ा कैपिटल साइज पे वो स्ट्रैटेजी ठीक है कि बड़े स्टॉक्स में पैसा, और छोटा कैपिटल में अगर आपको बहुत जल्दी बड़ा बनना है तो ऑब्वियसली आपको तूफानी कुछ करना ही पड़ेगा। So, but obviously with my risk management in place, रिस्क मैनेजमेंट ये निकलना, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली रुथलेस विथ योर कटिंग द लॉसेस। right, हाथ तेरी काटो, नहीं रखना है। अब there can't be any gestation period की नहीं, वेट करते हैं, वेट करना करते मतलब हैं, is भाव death. आ जाएगा अपना, यही तो प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू हैव टू हैव समवन हु इज लाइक डूइंग दैट ट्रिगर फॉर यू, Right. कि बस बटन दबा दे। मेरा कई बार होता है, मेरे को जब पोजीशंस हल्के करने होता है ना, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा एक टीम मेंबर है, उसको बोला हुआ है कि तुम कर दे। हाँ, मेरे से नहीं हो पाएगा हाँ। ये, तुम कर दे, और वो रुथलेसली कर देता है। कसाई होते हैं ना जो वो फांसी जब लगती है तो एक रुथलेस बंदा चाहिए ना जो फांसी लगाएगा। एक नॉर्मल आदमी कैसे लगाएगा किसी को फांसी? तो His hands will shiver. हाँ, हैंड विल शिवर। तो सौदा जब काटना होता है लॉस का, तो घबराहट बहुत होती है, डिनायल होता है, बहुत तरह के कॉग्निटिव बायसेस हैं। तो मार्केट में सबका एप्लीकेशन है, तो ये एक बहुत बड़ा बायस है कि ना भाव आ जाएगा। सर, लॉस, व्हेन यू टॉक अबाउट लॉस, जैसे कि कई बार ऐसा होता है, एंड आई एम श्योर दिस मस्ट बी देयर फॉर मेनी यूजर्स अराउंड द कंट्री, कि आपने शुरू किया, आपको लॉस हुआ, आपने ब्रेक लिया कि चलो लेट्स गिव इट सम टाइम, लेट्स रीथिंक आवर स्ट्रेटजीज, फिर आपने शुरू किया, फिर आपको लॉस हो गया। तो मतलब ऐसे कंटिन्यूस लॉसेस से कैसे उभरता है आदमी? फिर क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए ऐसी इन द ट्रेडिंग गेम और इन्वेस्टिंग गेम की, उसको मतलब
he should wash his hands off कि नहीं बॉस ये मेरे लिए नहीं है? तो मैंने अभी फेस टू फेस रिकॉर्ड किया, मैं आज सुबह ही रिकॉर्ड किया इनफैक्ट विजय केडिया जी के साथ। Oh, wow. है ना? हाँ, That's great. तो रिलीज होगा दिसंबर एंड में, देखिएगा जरूर उसको। Sure. तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं 10 साल तक ट्रेडिंग ट्राई किया, अच्छा 10 years। 10 years. हाँ, एंड आई फेल्ड। 10 साल तक ट्रेडिंग किए, वो अलग अलग चीज़ ट्राई किए, पैसा बनता था फिर लग जाता था, बनता था लग जाता था, तो जहाँ था मैं वहीं था, वहीं रह गया 10। फिर मुझे लगा ये नहीं है मेरे बस का, तो मैं इन्वेस्टिंग पे फोकस करता हूँ। एंड देन ही गॉट इनटू इन्वेस्टिंग। तो उन्होंने एक बात बोली कि ये बहुत ही इंडिविजुअल ड्रिवन है। क्या मैं 10 साल तक वो झेल पाया? क्योंकि मेरे में वो शक्ति थी, मेरे में वो पेशेंस था, मेरे में वो करेज था कि मैं उसको बहुत बड़ा झेल मेंटल पाया। स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब You need a different level of courage, different level of comfort, mental peace. You need good people around you to give you that comfort. You need family to give you that comfort. अरे नहीं मैं है ना टेंशन है, हम लोग कर रहा ना, है ना कोई टेंशन नहीं। Which is a very very difficult thing these days because people have stopped giving importance to all those things which gives them courage. ओके सर, अब मेरा क्वेश्चन है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग के अंदर में, हाँ, ट्रेडिंग के अंदर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो व्हाट शुड आई मेंटेन? रिस्क तो बहुत ही छोटा होना चाहिए, रिवार्ड इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब लेकिन इनिशियली बिकॉज इट विल बी लाइक, लोग बोलते हैं 1:2, जैसे एक स्टैटिक है नंबर, तो मैं उसको तो मैं डाउट नहीं कर सकता, 1:2 तो है ही, बट डिपेंड करता है आप किस टाइप का ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए पोजीशन रख रहे हैं तो 1:2 इज नॉट समथिंग विच विल सेटिस्फाई यू। तो 1:3, 1:4 का टारगेट करना चाहिए, और उसमें ट्रेड कम मिलेंगे। तो कम मिलेंगे तो तभी ट्रेड करो जब लगे कि ये 1:4 का पोटेंशियल लगता है। लेकिन आप दिन भर का ट्रेडिंग कर रहे हैं, छोटे फॉर स्मॉल फ्रिक्वेंसी या मे भी छोटा स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर 1:2 इज फाइन, बिकॉज उसमें लगने को भी इतना सा है, मतलब 1%, 2% लगने को, आने को 4-5%, उस टाइप का ठीक है। बट थोड़ा लंबा अवधि का होगा तो फिर लगने को 4-5% और आने को 20%, तब इट्स मोर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन यू आर होल्डिंग। हाँ, होल्डिंग पीरियड पे बहुत डिपेंड करता है। छोटा होल्डिंग पीरियड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा नहीं मिल पाता है। ऐसे कैसे होगा कि लगने को 1 ही रुपया आ गया 10 रुपया, देन यू आर लकी। यू कैन बी लकी once or twice, you can't be lucky all the time. सो वो ऑप्शंस बाइंग में पॉसिबल है? ऑप्शंस बाइंग में तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो पैसे ही नहीं बना पाओगे। ऑप्शन बाइंग में तो क्योंकि लगने का तो पूरा प्रीमियम ही है, करेक्ट, और आने का बहुत बड़ा अपसाइड होना चाहिए। बट आई थिंक दैट जनरली ट्रू ड्यूरिंग इवेंट्स, जब वॉलेटिलिटी हाई हो, जब मोमेंटम पिकअप करता है स्टॉक पे। जैसे मैंने एक फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था असित के साथ में, तो वहाँ बाइंग पे काफ़ी चर्चा हुई थी, उसमें ये बात हुई थी कि किस तरह से बाइंग को आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली ऑप्शन बायर पैसा खोता है, हाँ, बट ही वॉज वेरी क्लियर कि नहीं, बायर भी बना सकता है बाय डूइंग XYZ थिंग्स। सर आई हैड अ क्वेश्चन ऑन बैक टेस्टिंग योर स्ट्रेटजीज, कि अगर मुझे कोडिंग नहीं आता है, इफ आई एम नॉट अ कोडर, आई डोंट हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड आई एम जस्ट अ मार्केट एंथुजियास्ट हु इज ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, तो लीविंग पेपर ट्रेडिंग, और क्या स्ट्रैटेजी मैं अपना सकता हूँ फॉर बैक टेस्टिंग माई स्ट्रैटेजीज? देखिए, बैक टेस्टिंग 2 तरीके से होती है। एक है क्वांटिटेटिव बैक टेस्टिंग, विच इज़ जो पुराना डेटा पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर करके एग्जैक्टली कब क्या ट्रेड जनरेट हुआ और वो कब स्क्वायर अप हुआ, तो मेरा क्या रिटर्न्स है, तो वो सिमुलेशंस पूरा देता है। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में भी आप वो सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा आपको हल्का सा कोडिंग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहुत हाईफाई नहीं है। अगेन एक और फेस टू फेस मैंने किया था राजेंद्रन के साथ में, उन्होंने ट्रेडिंग व्यू में कैसे आप अपना स्ट्रैटेजी कोड कर सकते हो और बैक टेस्ट कर सकते हो, उसने सिखाया है। ओह वाह, तो 1.5 घंटे का फेस टू फेस है, बहुत अच्छा है। तो वो भी आप फेस टू फेस देखिए, आपको काफ़ी आइडिया लगेगा उससे। और दूसरा हो गया कि आप क्वांटिटेटिवली नहीं कर रहे हैं, उसको मोर ऑफ विजिबली कर रहे हैं। तो आपने मॉडल बना लिया, आपने चार्ट के अंदर में डाल लिया, अब उसको पीछे से कुछ पीरियड का, जैसे मैं 6 महीने पीछे का देखता हूँ मैक्स, 6 महीने से कुछ 100 स्टॉक के अंदर में देख लिया कब कब वर्क किया, और अगर मोटा मोटी वर्क कर रहा है तो आई एम ओके, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ फ्रंट टेस्टिंग गाय, राइट, कि पैसा लगाओगा तब पता लगेगा कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ओके, तो कम से कम एक आपका कोर स्ट्रैटेजी चल रहा है, उसके साथ में आपका कुछ एक और स्ट्रैटेजी चलते रहना चाहिए। R&D का थोड़ा पैसा वहाँ जाते रहना चाहिए,
ताकि जब ये मर जाएगा तो वी तो हैव दूसरा रेडी है, क्योंकि मरेगा तो ये भी। हाँ करेक्ट, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। लाइक यू सेड इम्प्रोवाइज तो करना ही पड़ेगा, होली ग्रेल भले ही हो बट हाँ, इम्प्रोवाइज, इनफैक्ट इम्प्रोवाइजिंग द सेम स्ट्रेटजी इज द होली ग्रेल। वेल पुट, ऑलराइट। सर सपोज जैसे मैं कोडिंग बैकग्राउंड से, हाँ, टेक बैकग्राउंड से, तो जैसे कई सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह हैं, तो अगर सारी स्ट्रैटेजीज को अगर मैं कोड करके इम्प्लीमेंट करूँ, बैक टेस्ट करूँ, उसमें टाइम तो काफ़ी लगेगा ही। तो अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई मेथड जिससे ये प्रोसेस जल्दी हो जाए? तो कई एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे लोग एमी ब्रोकर यूज़ करते हैं, बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है वो, उसके अंदर में कैपेबिलिटी है कि वो बैक टेस्टिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। जैसे सफिस्टिकेटेड टूल्स भी अभी धीरे धीरे और डेवलप हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली कॉस्ट कमिटमेंट टू ऑल दोस टूल्स। तो आप कितना कैपिटल लेके काम करना चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। 1 लाख रुपए अगर लेके बैठे हो और वो सारे टूल्स भी लोगे, बैक टेस्ट भी करोगे, तो हाँ, आज 1 लाख ले रहे हो कि आज चालू कर रहे हो, चलो कोई नहीं है, बट क्या ये 1 लाख 10 लाख हो जाएगा? अगर 10 लाख का कैपिटल आपका आ सकता है तब तो ये करने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, एक्सपेंसिव एक प्रोपोजिशन है। सर जैसे कि आई हैड सीन वन ऑफ योर फेस टू फेस वीडियोस पहले विद, आई डोंट नो द गेस्ट स्पीकर्स नेम, बट उसमें रेगुलर इनकम की बात हो रही थी। तो एक ट्रेडर के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए अगर एक रेगुलर इनकम जनरेट करना हो फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मान लीजिए उसके नॉट फॉर फिक्स्ड इनकम, तब फिर उसको क्या, व्हाट शुड बी हिज एंट्री पॉइंट और हाउ शुड बी हिज एंट्री इनटू द मार्केट्स? कोई काम करो, बोलिए। रेगुलर इनकम के लिए कोई काम तो करना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब उसको मार्केट में अगर इंटरेस्ट हो तो मार्केट में काम करना है, हाँ फुल टाइम। हाँ तो फुल टाइम काम करो मार्केट में। तो फुल टाइम जो काम करेगा उसको तो फुल टाइम मार्केट को देना पड़ेगा ना, सुबह से लेकर रात तक। राइट। चलिए एग्जांपल, एक केस स्टडी करते हैं कि महीने का कितना रुपया चाहिए रेगुलर इनकम एक नॉर्मल आदमी को। सर मान लीजिए 30,000 30,000 चाहिए, ठीक है। उसको एक काम करते हैं, अपने 20 दिन होते हैं मोटा मोटी मार्केट के, तो 30,000 डिवाइड बाई 20 कितना हुआ? सर अराउंड 1666 रुपए के आसपास। ठीक है, 1500 मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 1500 अपने को डेली बेसिस पे कमाना है, तो अपने 30,000 में पहुँच जाएंगे। और 30,000 अगर कोई है जिसको चाहिए तो उसका कैपिटल कितना होगा? कितना होगा उसके पास सेविंग? जीरो तो हो नहीं सकता। हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख तो होएगा ही। 10 लाख हुआ उसके पास में, 5 लाख पकड़ लीजिए आप। 5 लाख पकड़ लेते हैं। हाँ। कि 5 लाख तो किस सब बैंक अकाउंट में उसके होगा ही, Right. अगर वो 30,000 का खर्चा घर का कर रहा है तो, राइट। क्योंकि वो एक उस अब इंडिया का मिडिल क्लास का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो एक उस स्टेज पे आ गया है कि उसके बाद 5 लाख तो हो गए। तो 5 लाख रुपए अगर उसके पास है और सपोज उसमें से वो 50% ही मार्केट में लगा रखा है, 50% उसको बोल देता मत लगाना तो मार्केट में, तो 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए यूज करके आपको 1500 रुपया दिन का निकालना है। Right. नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 1500 रुपया दिन का कितना बिलीवेबल लगता है ना। 30,000 रुपये महीना कितना बहुत लगता है ना। अरे बाप रे, 30,000 रुपये महीना कैसे निकलेगा? या 3,60,000 रुपये साल का निकालना है आउट ऑफ अ कैपिटल ऑफ 2.5 लाख, कैसे निकलेगा? और 1500 रुपये दिन का नहीं निकलता है। सुबह ट्रेड करो, सोच समझ के सुबह ट्रेड करो। आई एम 100% श्योर हर दिन तुम 1500 के लिए नहीं ट्रेड करोगे, बिकॉज देयर विल बी डेज व्हेन यू विल बी रॉन्ग और आपके पैसे भी लगेंगे। तो 1500 अगर मेरे को ऑन एन एवरेज कमाना है तो आप टारगेट करोगे 2-2.5 हज़ार रुपया पर डे। राइट। तो आपको ये 20 दिन में 15 दिन मिल जाएंगे जब आपको 2,500-3,000 रुपया मिला है, और 5 दिन मिलेंगे जब आपका 2-2.5-3 हज़ार रुपया खोया आपने। राइट। तो नेट में आपका एवरेज में 1500 रुपया आ जाएगा। करेक्ट। इसको तोड़ दीजिए, इसको सारा डिसीजन मेकिंग को तोड़िए राइट। लाइफ में, नहीं तो हर डिसीजन बहुत बड़ा लगता है, बहुत तकलीफ होती है डिसीजन लेने में। मेक इट छोटा छोटा, माइक्रो डिसीजंस पे जाइए। ये किसने, सदगुरु ने बोला था शायद, या गौर गोपाल दास के ने। मैं तो बहुत सुनता हूँ ना ये सब वीडियोस, तो मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ये सब चीज़ें। याद नहीं आ रहा किसने बोला था, बट द बेस्ट वे टू टेक डिसीजन इज टू ब्रेक दैट डिसीजन इन माइक्रो डिसीजंस।
then it becomes so easy. ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. Makes sense. और क्या क्वेश्चन आपके हो या ठीक है. आपके और कुछ क्वेश्चंस नहीं सर मेरे है हाँ, बताइए. एक और क्वेश्चन है. हाँ बताइए. Sir, so the future lies in artificial intelligence and machine learning. हाँ. Like we've seen it, the world is adapting itself to it, and that's where the future lies. हाँ. So how important it is for the retail investors to move towards automated trading? या जो ट्रेडिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, हाउ इम्पोर्टेंट इज ऑटोमेशन? दो अलग अलग बात है. एआई मशीन लर्निंग एक अलग चीज है. ओके. और ऑटोमेटेड या एल्गो ट्रेडिंग एक अलग चीज है. ठीक है. राइट. ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का मतलब होता है जो मैं कर रहा हूँ उसको मैंने कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया. राइट. उसको लॉजिक सिखा के कि जब ये होगा तब ये कर देना, ये स्टॉप लॉस रख देना, ये टेक प्रॉफिट रख देना, और इस तरह से मेरा ट्रेड को कैरी कराते रहना. उसमें एआई मशीन लर्निंग का कोई रोल नहीं. राइट. तो वो अभी बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत बड़ा होगा. ठीक है. इनफैक्ट एआई मशीन लर्निंग का इंडियन मार्केट में कितना बड़ा रोल है ये भी अभी डाउट है. अच्छा. कि है क्या है ये एआई मशीन लर्निंग क्या है. आप बेसिकली रोबोट को बोल रहे हैं कि देख मेरे को इतना रुपया चाहिए, तू जाने, तेरा काम जाने, तो कैसे देगा तेरे ऊपर है. तो रोबोट खुद ही रूल्स बना रहा है, अपने आप को सेल्फ अडॉप्टिव कर रहा है. राइट. और नए नए एल्गोरिदम इवॉल्व कर रहा है. वो हो गया एआई. So like we spoke about improvising on your own strategy. राइट. So don't you think that उसमें machine learning या AI का रोल रहेगा, wherein you automate it to a level where your one holy strategy is self improvising based on that. डेफिनेटली. तो जब आप पैरामीटर इम्प्रोवाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर तो आज भी है. Okay. आज भी मेरे को टूल्स यूज करना पड़ रहा है जो मुझे बताएगा कि तुम्हारा वर्किंग में ये पैरामीटर बेस्ट है. Right. आज ये मेरे माथे में है Right. कि 55 ठीक है. हाँ, of course. कल मेरा मशीन भी बोलेगा कि 55 नहीं 54.5 बेटर है. हाँ. इस स्टॉक के लिए 52 बेटर है और निफ्टी के लिए 60 बेटर है. हर स्टॉक का अलग अलग. तो वो तो आज भी हो रहा है और वो तो करना ही पड़ेगा. और जितना आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे उतना आप अच्छा कर पाओगे. Right. दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन Okay. ऑफ पैरामीटर्स. बट जो आप बोल रहे हैं वो चीज की वो भी मैं नहीं सोच रहा हूँ, वो मशीन ही सोच रहा है. Right. आरएस मॉडल भी मैं नहीं सोच रहा हूँ, मशीन ही कोई नया मॉडल बना के दे दिया मुझे. Right. तो वो भी काम हो रहा है अभी मार्केट के अंदर में. बट ये रिटेल के लिए मुश्किल है कि हम उस लेवल पे जा सके. ऑटोमेटेड ट्रेडिंग यस, पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन यस, मशीन लर्निंग ऑफ दैट मैग्नीट्यूड नॉट येट. Okay. Maybe after 5 years we'll start seeing lot of activity happening around there. इंडिया में हो रहा है मशीन लर्निंग यूज कर, रिटेल नहीं कर रहा. Right. मशीन लर्निंग को लार्जली अभी यूज करते हैं प्रॉप डेस्क जो अपना पैसा मैनेज करते हैं, या फंड्स जो अपना पैसा मैनेज करते हैं. सो रिटेल शुड लुक एट इट. लेट्स टेक वन स्टेप एट ए टाइम. पहले पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन तो करो, हाँ. फिर उसके बाद ऑटोमेट तो करो, Right. फिर उसके बाद मशीन लर्निंग के बारे में सोचना. सो मेरा एक क्वेश्चन है जो अभी आईपीओ मार्केट्स में आ रहा है. सो मोस्टली वी आर सेइंग कि एक बहुत उसमें मोमेंटम रहता है. सो आईपीओ में मोमेंटम कैसे कैप्चर करें? आईपीओ में मोमेंटम कैप्चर करने के लिए सबसे बेस्ट है आप अगेन एक फेस टू फेस मैंने रिकॉर्ड किया था कुछ दिन पहले आईपीओ पे ही. उसका नाम एकदम याद नहीं आ रहा मुझे, आप प्लीज़ देख लीजिएगा. आप इलन मार्केट्स का यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहाँ पर इन्वेस्टिंग फेस टू फेस इन्वेस्टिंग में खुराना एक बंदा है, यंग चैप, उसने आईपीओ पे मोमेंटम कैसे ट्रेड करते हैं बताया. ब्रिलियंट. आई थिंक दैट रियली वर्क्स वेल. ठीक है, ऑल सेट. Yes, sir. यस सर. चलिए, तो और भी क्वेश्चंस होगा तो फिर बैठेंगे, फिर लेके आइएगा और अपने आप को तैयार करिए. ठीक है दोस्तों, तो ये था एक पहला सेशन. अच्छा लगा होगा आपको. देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे से थे. मुझे अच्छा लगता है जब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं. तो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो एक एक करके नहीं, आप एक काम कीजिए, जो भी माइंड में आ रहे हैं 5-6 क्वेश्चंस लिख के मुझे मेल कर दीजिएगा vivek@stockist.com. सब्जेक्ट आस्क मी एनीथिंग. अगर सब्जेक्ट नहीं होगा ना तो मैं नहीं देखूंगा. दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हाँ, अगर आपका क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होंगे तो मैं सिलेक्ट करूंगा, और जिनका सिलेक्ट करूंगा उनके या तो मैं आंसर ईमेल में वापस कर दूंगा या मैं वीडियो भी क्रिएट करूंगा. देखिए मेरे ऊपर है मैं कितना कन्वीनियंटली कर पाऊंगा. और अगर आप कलकत्ता के बाहर हैं तब तो जूम पे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम वो काम कर पाएंगे.
तो आप मेल भेजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट. डू नॉट सेंड ऐसा वैसा मेल्स, बिकॉज फिर वो स्पैम कर दूंगा तो देन मेरा आपका कनेक्शन टूट जाएगा. तो सेंड गुड मेल्स ताकि हमको भी मजा आए वो मेल्स पढ़ने में. तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आया तो होगा ही, कोई डाउट नहीं है. अगर आया होगा तो शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ पहली बार आए तो जुड़ना तो बनता है, बिकॉज मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ, तो फ्री में है, तो जुड़ जाइए. ठीक है, मिलते हैं. थैंक यू, बाय बाय.